तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 ट्रेंडिंग टॉपिक है, जहां से लगभग 10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि गर्भावस्था और दत्तक पुत्र अधिनियम। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं और 10 से 12 नंबर भी इसी के साथ में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ सके और दोनों से रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में उनको भी हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। ठीक है, इसके अलावा शुक्ला सर ईएसबी के नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, जहां पर हम कवर कर रहे हैं एमपी आबकारी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी टेट चयन परीक्षा, इनके महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को हम उस चैनल पर कवर कर रहे हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आपको बता दें, देखो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी तो कर ली लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। ये सुपर सिलेक्शन नोट्स लेने के बाद में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे नंबर लोगों के आ रहे हैं। आशा द्विवेदी जी 181 नंबर इनके आए हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज ने इनको बहुत फ़ायदा पहुँचाया और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 156 नंबर भैया के आए हैं और इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। यहाँ पर 179 नंबर आए हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो ये सुपर सिलेक्शन जो नोट्स हैं वो लोगों को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक सुपर सिलेक्शन नोट्स नहीं लिया है तो तुरंत सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए, जिससे कि आपके नंबर भी 180 182 नंबर तक आ सकें। उसके लिए कोई कुछ खास करना नहीं है, एक छोटी सी प्रक्रिया है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट की स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। पीडीएफ फॉर्म में ये सारे नोट्स सेंड किए जाएंगे। इसमें वो महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में लगातार छप रहे हैं। तो जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं उनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। आपके एग्जाम में अगर 2 दिन भी बचे हैं, 3 दिन भी बचे हैं, तो भी आप जो है सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 10 घंटे या फिर 10 से 12 घंटों में आप इस सुपर सिलेक्शन नोट्स को कंप्लीट करके जा सकते हैं और आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, आपको हमने एग्जाम्पल भी दिखा दिया। इन लोगों के 182 187 नंबर तक आए हैं। एक सानिया खान दीदी हैं, उनके 187 नंबर आए हैं। ठीक है ना, तो आप तुरंत अपने नोट्स को मंगवा लीजिए इस नंबर पर संपर्क करके। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से आपको देखना है, समझते हुए चलना है। टॉपिक को पहले समझाएंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होता है, इसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। तो चलिए देखिए, गर्भावस्था एक महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें एक निषेचित अंडा गर्भाशय में विकसित होता है और एक बच्चे के जन्म में परिणित होता है। गर्भाशय क्या है आप जानते हैं, यहाँ पर ये बच्चा होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसके माध्यम से उस बच्चे के पास में खाना पीना, भोजन, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ जाता है। तो आज का आपका प्रश्न यही है कि इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, जहाँ से बच्चे के पास में भोजन वगैरह जाता है और बच्चा जो भी मल त्याग करता है उसका भी कंट्रोल इसी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कई बार आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, यह एक जटिल प्रक्रिया है जो लगभग 40 सप्ताह तक चलती है। तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि गर्भावस्था की टाइमिंग कितनी होती है। तो 40 सप्ताह तक एक स्वस्थ गर्भावस्था चलती है और इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। अब इन चरणों से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो चरणों वाले प्रश्न भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए टीका वगैरह इसमें नहीं कवर करेंगे, क्योंकि टीके के लिए अलग से हमने बना रखी वीडियो भी और पीडीएफ भी दे रखी है। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की टॉप 100 की पीडीएफ हमने दे रखी, टॉप 100 प्रश्नों की। जिन लोगों ने 199 वाले नोट्स लिए होंगे उन्हें ये टॉप 100 की प्रश्न टीकाकरण की अलग से दी गई होगी। वो लोग वो टीकाकरण वाली वीडियो मतलब पीडीएफ आप जो है पढ़ करके जाएंगे। चलिए, पहली तिमाही, टाइमिंग याद रखना 1 से 12 सप्ताह तक पहली तिमाही होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। यह गर्भावस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इस दौरान भ्रूण के प्रमुख अंग और प्रणालियां विकसित होती हैं। जो मेन अंग होते हैं वो इसमें विकसित होने शुरू कर देते हैं बच्चे के। इसमें क्या जो है प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो कभी भी वजन आपको नहीं उठाना है, कोई भी गर्म चीज़ें नहीं खानी है, ये सब डॉक्टर्स आपको बताते हैं। ठीक है, अब इस दौरान महिला को किस प्रकार की समस्या होती है पहली तिमाही में, वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से इसी तरह के प्रश्न बन रहे हैं। इस दौरान महिला को मतली, उल्टी,
थकान और बार-बार पेशाब आने जैसी लक्षणों का अनुभव हो सकता है। ऐसा होता क्यों है? तो आपको पता है हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना? एचसीजी जो हार्मोन होता है, वो इस वक़्त ज़्यादा सीक्रेट होता है जिसकी वजह से ये सारी समस्या हो सकती है। एक बार ये प्रश्न भी पूछा था कि गर्भावस्था के दौरान महिला को मतली या उल्टी क्यों आती है? तो एचसीजी हार्मोन के सीक्रेशन की वजह से महिला को मतली और उल्टी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद में भ्रूण का जो दिल है वो धड़कना शुरू हो जाता है और अंग जो है विकसित होने लगते हैं। पहली तिमाही में भ्रूण का दिल धड़कना लगता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भ्रूण का दिल कौन से तिमाही में धड़कना शुरू कर देता है? तो पहली तिमाही जो 1 से 12 सप्ताह तक की होती है। आगे बढ़िए, अगला है दूसरी तिमाही। इसकी सप्ताह की बात करते हैं, 13 से 28 सप्ताह तक दूसरी तिमाही चलती है। देखिए इस दौरान भ्रूण का विकास जारी रहता है और महिला को बच्चे की हलचल महसूस होने लगती है। तो ये यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, पूछेगा कि कौन सी तिमाही में महिला को बच्चे की हलचल महसूस होती है? तो दूसरी तिमाही जो कि 13 से 28 सप्ताह तक की होती है। चलिए उसके बाद में महिला को ऊर्जा में वृद्धि और मतली का अनुभव जो है वो कम होने लगता है। अब क्या होता है, जो एचसीजी हार्मोन है वो सीक्रेट होना कम हो जाता है जिससे कि ऊर्जा में, खुद की ऊर्जा में उसको वृद्धि लगने लगती है और जो मतली उल्टी आ रही थी ये जो है लगभग लगभग खत्म हो जाती है। ठीक है, भ्रूण के अंग और प्रणालियां परिपक्व होने शुरू हो जाते हैं। जो भ्रूण के अंग बनना शुरू हुए थे पहली तिमाही में वो अब परिपक्व होने लगते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं कि ये इसका हाथ है, ये इसका पैर है। ठीक है, एक छुटकू सा जो बालक है वो यहाँ पर ऐसे इस तरह से हाथ पैर उसके दिखाई देने लगते हैं और हलचल भी महसूस होने लगती है। फोटो कैसे लग रहा है छुटकू का, बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी तिमाही की बात कर लेते हैं। देखिए टाइमिंग देखिए 29 से 40 सप्ताह तक की जो टाइमिंग होता है उसे हम तीसरी तिमाही के में काउंट करते हैं। देखिए इस दौरान भ्रूण जन्म के लिए तैयार होता है और महिला को पीठ दर्द, थकान और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों का अनुभव होता है। ठीक है, क्यों ऐसा अनुभव होता है? देखिए क्योंकि देखो मान लीजिए ये कोई महिला है, ठीक है, ये देखिए ये कोई महिला है, लो हाथ पर बना देते हैं। ठीक है, लो लो भैया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो महिला का पेट होता है वो आगे की ओर बढ़ने लगता है जिसकी वजह से इसकी पीठ में जो है खिंचाव महसूस होता है और पीठ दर्द, कमर दर्द और थकान का अनुभव होने लगता है। ठीक है ना, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं तीसरी तिमाही के दौरान। और सांस लेने में कठिनाई होगी होगी, क्यों भैया, पेट जो है बाहर निकलता है और जो बच्चा होता है वो लगभग परिपक्व हो चुका होता है और उसका साइज भी बड़ा हो चुका होता है, तो सांस लेने में समस्या होने लगती है। ऐसी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं तीसरी तिमाही में। भ्रूण का वजन बढ़ता है और अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंख, सिर, ये सब कुछ पूरी तरह से विकसित हो गया होता है। ठीक है, और तीसरी तिमाही में ही बालक जो है वो प्रसव के लिए तैयार होने लगता है। चलिए, गर्भावस्था एक ऐसा समय है जब एक महिला को कई शारीरिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरना पड़ता है। इन बदलावों के साथ कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। अब ये कौन कौन सी समस्याएं हैं जो महिला को फेस करनी पड़ती हैं? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए तो ऐसे मतलब इतनी आसानी से जन्म नहीं हो जाता है। ठीक है ना, जो आप अपने माता पिता को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, एक बार उनसे पूछिएगा कि आपका जन्म कैसे हुआ था, कैसे उन्होंने कितनी जो है प्रॉब्लम्स झेली थी तब आपका जन्म हुआ है, और आप कुछ भी अपने माता पिता को बोल देते हो। बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। माता पिता बिल्कुल भगवान होते हैं भैया। ठीक है ना, बहुत समस्याएं झेली हैं तब आज आप इतने बड़े हुए हो भैया, है ना। तो माता पिता को तो एक बार प्रणाम कहेंगे भैया। हम तो सुबह शाम जो है पैर अपने माता पिता के जरूर छूते हैं ना। तो माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं। ठीक है ना, बाकी जो लोग बोलते हैं बोलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभी एक बाबा जी हैं, उनका तो हम बिल्कुल विरोध करते हैं। क्यों भैया, माता पिता ने क्या तुम्हारा बिगाड़ दिया जो तुम उनको इतना भला बुरा कह रहे हो, है ना। हम तो बिल्कुल उनके विरोध में हैं। ठीक है, माता पिता ही हैं जो आज हमको बड़ा कर दिए हैं, आज तुमको इस काबिल बना दिए हैं, तुमको पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा कर दिए हैं कि आज तुम जो है उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए, लव यू मैम, मॉम डैड लिख देना जो लोग भी अपने माता पिता को प्यार करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, ये समस्या होती है सबसे पहले। देखो यह मतली और उल्टी है जो गर्भावस्था के दौरान कभी भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर सुबह में सबसे ज़्यादा होती है। ये मतली और उल्टी मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं इसको। ये क्यों होती है? क्योंकि सुबह के टाइम पे जो एचसीजी हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है, इस वजह से मतली और उल्टी का अनुभव एक महिला को होता है। और कौन कौन सी समस्या होती हैं, ये समस्याएं भी पूछी गई हैं अभी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सीने में जलन, यह एक जलन की स्थिति है जो छाती में महसूस होती है और पेट के एसिड अन्न प्रणाली में वापस आने के कारण होती है। देखिए पेट बड़ा हो चुका होता है, फूल चुका होता है, इस वजह से क्या होता है, सही से पाचन प्रक्रिया नहीं हो पाती है ना। इसलिए आप देखते होंगे कि जो लेडीज डॉक्टर होती हैं वो एक गैस वाली गोली जरूर देती हैं महिलाओं को, क्योंकि पेट में गैस बहुत बनती है इस दौरान। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, सीने में जलन महसूस होती है। उसके बाद कब्ज, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल त्याग करना मुश्किल होने लगता है, यानी कब्ज भी लगातार बनती रहती है। उसके बाद पेशाब बार बार आना, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय मूत्राशय पर दबाव डालता रहता है, जिससे बार बार पेशाब आने की समस्या भी होती रहती है। थकान का अनुभव होता है, गर्भावस्था के दौरान थकान बहुत आम बात है, खास करके पहले और तीसरे तिमाही में थकान का ज़्यादा अनुभव होता है। पीठ दर्द क्यों होता है, देख लीजिए। गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द भी आम है, क्योंकि शरीर का वजन बदलता है और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बदल जाता है। देखो, इस दौरान क्या होता है, आपका शरीर जो पहले 45 किलो का था, मान लीजिए एक लेडीज़ के वजन 45 किलो है, तो ये वजन बढ़ करके लगभग 55 या फिर 60 किलो तक हो सकता है। तो ऐसे में आपके शरीर का वजन बढ़ा है, तो जो आपका शरीर पहले एकदम स्ट्रेट हुआ करता था, अब थोड़ा सा झुक जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से पीठ में दर्द महसूस होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूजन, गर्भावस्था के दौरान पैरों और टखनों और हाथों में सूजन भी हो सकती है। वेरिकोज जो नसें होती हैं, ये सूजी हुई नसें हैं जो पैरों और पैरों की नसों में आपको दिखाई देती हैं। पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है, तभी कहते हैं कि ज़्यादा देर पैर लटका करके नहीं बैठना चाहिए गर्भवती स्त्री को। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। बवासीर, पायल्स जिसे कहते हैं, ये गुदा में सूजी हुई नसें हैं, इस दौरान पायल्स भी हो सकती है। एक आम समस्या है जो बाद में मतलब डिलीवरी होने के बाद में अपने आप ठीक हो जाती है। गर्भवती मधुमेह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अभी पूछा गया है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का मधुमेह होता है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। डायबिटीज भी हो सकती है, लेकिन ये सारी समस्याएं जब डिलीवरी हो जाती है तो अपने आप ये सारी समस्याएं सही हो जाती हैं। ठीक है, प्रीक्लैम्सिया, यह एक गंभीर स्थिति है जो उच्च रक्तचाप और अन्य लक्षणों का कारण बनती है। हाई ब्लड प्रेशर का कारण ये प्रीक्लैम्सिया बनता है, तो ये भी गर्भावस्था के दौरान फेस करना पड़ता है एक महिला को। समय से पहले प्रसव, देखिए, तो यह तब होता है जब बच्चा 37 सप्ताह की गर्भावस्था से पहले पैदा हो जाता है। अगर 37 सप्ताह से पहले बच्चा पैदा होता है तो हम उसे समय से पहले प्रसव में काउंट करते हैं, और इसको HRP भी कहा जाता है अगर समय से पहले प्रेगनेंसी होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसको कहते हैं। HRP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। गर्भपात, यह गर्भावस्था का नुकसान है, भाई ये किसी को ना हो। ठीक है ना, मैं तो यही निवेदन करूंगा भगवान से। यह गर्भावस्था का नुकसान है जो 20 सप्ताह की गर्भावस्था से पहले हो जाता है। यानी बच्चा अगर 20 सप्ताह से पहले अगर गड़बड़ हो जाता है तो हम उसको गर्भपात में काउंट करते हैं। 20 सप्ताह के बाद में ये बहुत कम समस्या होती है कि 20 सप्ताह के बाद में कुछ ऐसी कंडीशन हो, इसलिए 20 सप्ताह तक ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप गर्भावस्था के दौरान किसी भी समस्या का अनुभव कर रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। वे आपको लक्षणों को देखेंगे, उसको मतलब कि इन्हेंस करेंगे, समझेंगे क्या समस्या है, उसके बाद में स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करने के तरीके के बारे में आपको सलाह देंगे कि आगे आपको क्या करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखो, गर्भावस्था एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पूरा टॉपिक तो इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो मेन चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं, जहाँ से अभी लगातार प्रश्न बन रहे हैं। सारे प्रश्न आपके दिमाग के ऊपर आ रहे हैं। अब यही पूछ लेगा आपसे कि बताइए कि मतली और उल्टी क्यों होती है, समय से पहले प्रसव को हम कब काउंट करेंगे, तो 37 सप्ताह से पहले अगर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रीक्लैम्सिया क्या होता है, ठीक है, वेरिकोज नसें क्या होती हैं, तो पैरों की नसें सूज जाती है तो वेरिकोज नसें कहते हैं। ठीक है ना, पीठ दर्द क्यों होने लगता है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र चेंज हो जाता है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये पूरी वीडियो आप देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किस विटामिन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन डी। सही आंसर आपका फॉलिक एसिड हो जाएगा। ये सारे विटामिन चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा आपको फॉलिक एसिड की आवश्यकता होगी। क्यों? फॉलिक एसिड हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, आरबीसी की संख्या बढ़ने से रक्त बढ़ता है, और रक्त बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में टाइम टू टाइम हर जगह सही से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो फॉलिक एसिड की इसीलिए दिया जाता है जिससे कि रक्त बढ़ सके। आगे बढ़िए। अगला है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, कच्चा मांस और मछली, अनाज। तो इनमें से कौन सा आपको नहीं खाना है, खुद बताइए। फल और सब्जियां बिल्कुल खाना चाहिए, फ्रूट्स जरूरी है। डेयरी उत्पाद जो क्या कहते हैं उसको, दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन, पनीर, ये सब खाने के लिए कहा जाता है। अनाज भी खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कच्चा मांस और मछली बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान इनको पचाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को प्रतिदिन कितना पानी, कम से कम इतना पानी तो पीना ही चाहिए। देखिए, 4 से 5 गिलास, 6 से 12, 10 से 12 गिलास या फिर 14 से 16। सही आंसर है 6 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन आपको जरूर से जरूर पीना चाहिए, और जितना ज़्यादा पी सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। मगर 6 से 8 एक एवरेज जो है कहा जाता है पानी पीने के लिए। अगला देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए। थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेटे हुए हैं। लेटे रहोगे तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी, सिजेरियन करवाना पड़ेगा, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो देखो,
कम मतलब कि उच्च तीव्रता वाला व्यायाम कीजिए, कम तीव्रता वाला व्यायाम, कोई व्यायाम नहीं, या फिर केवल योगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कम तीव्रता वाला व्यायाम करना चाहिए, हल्का फुल्का, जैसे कि वो क्या कहते हैं उसको, मतलब कि कपालभाति आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो पेट पर असर पड़ेगा, ठीक है। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। तो ऐसे जो कम तीव्रता वाले व्यायाम हैं उनको आप कर सकते हैं। चलिए नंबर 5, वीडियो पसंद आ रहा भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपके कमेंट्स ही हैं जो हमको इतनी मेहनत करने के लिए मतलब कि ये उत्साह भरते हैं कि हाँ आप मेहनत कीजिए, आप वीडियो बनाइए, दूसरे लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। चलिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किन लक्षणों का अनुभव हो सकता है? मतली और उल्टी, थकान, पीठ दर्द या फिर उपरोक्त सभी। ये आपका 3 बार प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी समस्या हो सकती हैं, मतली और उल्टी, थकान और पीठ दर्द। क्यों क्यों होता है ये हम अभी आपको ऊपर करा के आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? केवल जब उन्हें कोई समस्या हो, नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केवल प्रसव के दौरान या फिर कभी नहीं। सही आंसर हो जाएगा खा। अब देखो हमने कल आपको ट्रिक बताई थी, जहां पर भी केवल मिले तुरंत काट दो। यहाँ पर केवल हट जाएगा, ये भी केवल हट जाएगा, 2 ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला बचा है कि कभी नहीं, तो कभी नहीं कैसे नहीं, डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास बचेगा ऑप्शन नंबर खा, नियमित रूप से डॉक्टर से मिलिए। जब डॉक्टर बोलते हैं भैया इस तिमाही पर आपको आना है, इस दौरान आपको आना है, तो आपको उनके टाइमिंग के अनुसार जाना चाहिए। अगला देखिए, गर्भावस्था कितने महीनों तक चलती है? 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 9 महीने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 महीने तक गर्भावस्था चलती है। इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन 4 से 5 या 6 प्रश्न तक भी गर्भावस्था से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक था, जिसको आज हम लेकर के आए हैं। 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन सा टीका लगवाना चाहिए? खसरे का टीका, टिटनेस का टीका, पोलियो का टीका या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर है टिटनेस का टीका, TT1 TT2, ये 2 टीके होते हैं जिनको लगवाना चाहिए। और आज का दूसरा प्रश्न आपका यही रहेगा कि खसरे का टीका कब लगवाया जाता है, कितने महीने पर बच्चे को खसरे का टीका लगवाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अभी कल पूछा गया था प्रश्न एग्जाम में। चलिए नंबर 9, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए? आयरन, कैल्शियम, विटामिन या फिर उपरोक्त तीनों। सही आंसर ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त तीनों, यानी ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये आपको लेना है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, ठीक है। इसके बाद दत्तक पुत्र को कवर करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, टेलीग्राम पर हमारी आईडी बनी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से। अब ये सर इसको फॉलो करना क्यों जरूरी है? इस पर हमने विटामिन की एक सीरीज चालू कर रखी है, जहां पर विटामिन ए, बी, सी, डी, ए और ई विटामिन को भी कल कवर कर दिया है। तो ये सारे विटामिन हमने रील्स के माध्यम से कवर किए हैं कि ये क्यों, इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, किसमें घुलनशील है, कहाँ से मिलता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। ये 30 सेकंड में आपको रील्स के माध्यम से हम करा देते हैं। तो ये आपको फॉलो कर लेना है, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। फॉलो करके वहाँ पर उसको जो है देखिए, वहाँ पर हमने कंप्यूटर की शॉर्टकट की भी डाली है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की रील्स डाली है। तो ये सब चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और आगे आपका कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं इसके बाद में, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें, ये नंबर नोट कर लीजिए, 7052547003। इस नंबर पर अपने प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर या फिर 1.5 घंटे के अंदर अपने नाम के साथ में जितने प्रश्न आपको याद आते जा रहे हैं उतने प्रश्न आपको सेंड करते जाने हैं, जिससे कि लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस चलता रहे। आगे बढ़िए, दत्तक पुत्र की बात करते हैं। दत्तक पुत्र जैसे ही सामने आए, तुरंत आप सोचिए, दत्तक पुत्र का अर्थ है गोद लिया हुआ बच्चा। आपने वो सुना होगा ना, दामोदर राव, किसने गोद लिया था उनको? झांसी की रानी ने गोद लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि झांसी की रानी के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया था। और लॉर्ड डलहौजी का नहीं भैया, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। बाकी अब जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे शुक्ला सर ESB वाले चैनल पे, तो हम आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कवर कराएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको बताते थे, दत्तक पुत्र का अर्थ है गोद लिया हुआ बच्चा। इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून हैं। ऐसे ही किसी बच्चे को नहीं आप उठा करके ला सकते हैं कि कहते हैं ना आजकल क्या है, भाई जब भाई बहन जब लड़ाई करते हैं तो भाई कहता है अरे बहन तू इनकी बेटी नहीं है, तुझको तो रोड पे से उठा करके ले आए थे, ठीक है ना, या फिर अनाथालय से लेकर के आए थे। सब मजाक की बातें हैं, लेकिन ऐसे नहीं आप ले आ सकते बच्चे को। उसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, उन्हीं को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन से नियम, कायदे, कानून सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। दत्तक पुत्र ग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति या दंपत्ति जिसको बालक नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, कानूनी रूप से बच्चे को अपना सकते हैं, ठीक है। दत्तक पुत्र ग्रहण के बाद गोद लिए गए बच्चे को दत्तक माता पिता के सभी कानूनी अधिकार, जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि उनका जैविक बच्चा हो। जैसे अगर एक माता पिता है, ठीक है ना, ये अगर बच्चे को गोद लेते हैं, ये बालक है छोटा सा, ठीक है, अगर इस बच्चे को गोद लेते हैं तो इसको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो अगर इनके पुत्र या पुत्री होती उसको मिलते, वो सारे अधिकार इस दत्तक पुत्र को मिलेंगे। यानी कि इनकी प्रॉपर्टी में इसका पूरा हिस्सा रहेगा, ठीक है ना। और जो भी सारी चीज़ें हैं, पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी, इस बच्चे की, मतलब इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की ही होगी। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि एक जैविक बच्चा होगा, ठीक है।
चलिए, भारत में दत्तक पुत्र ग्रहण को नियंत्रित करने वाले कानून हैं, जिनमें हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण एक्ट 1956 वाला ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी आपका एक बार पूछा जा चुका है कि अगर पुत्र को ग्रहण करना चाहते हैं तो कौन सा एक्ट लगेगा, तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण एक्ट 1956 और किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिकार 2015, इन दोनों की मदद से कोई भी दंपत्ति दत्तक पुत्र ग्रहण कर सकता है। इन कानूनों के तहत दत्तक पुत्र ग्रहण करने के लिए कुछ पात्रता और मानदंड हैं कि ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, तभी आपको बच्चा गोद दिया जाएगा। कौन कौन से हैं, यहाँ से अभी दो बार प्रश्न आ चुका है कि कौन कौन से कागजात चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। दत्तक माता पिता को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, खुद ही किसी को टीबी हो रखी है, किसी को एड्स हो रखा है या कोई समस्या हो रखी है, और अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हो तो मान लीजिए आप तो आपका निपटारा हो गया। भैया किसी का आपके का मतलब है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने आप को मत मानो, ठीक है ना। हम तो नहीं चाहते भैया किसी कोई समस्या हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उस व्यक्ति का निपटारा हो गया, अब इस बालक को कौन देखेगा, बालक अनाथ हो गया। तो इसलिए जब भी दत्तक पुत्र दिया जाता है तो ऐसे में माता पिता के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति, पता चला खुद पर पैसा नहीं है और बच्चा गोद लेने पहुंच गए, मतलब कि वो व्यक्ति खुद गरीब है और वो बच्चा जो लेकर के आया था, चलो वो भी अब गरीबी में पले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है। दत्तक माता पिता को बच्चे की देखभाल करने और उसकी परवरिश करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, पता चला पत्नी कह रही कि नहीं हम नहीं झेल पाएंगे यार, तुम किसी को लेकर के मत आओ बच्चे को, और तुम लगे हो पीछे, नहीं हम तो बच्चा गोद लेंगे, तो ऐसी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों की रजामंदी की आवश्यकता होती है। उसके बाद गोद लिए जाने वाले बच्चे को अनाथ, परित्यक्त या फिर आत्मसमर्पित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बालक खुद नहीं चाह रहा है, नहीं हम नहीं चाह रहे, हम तो भाई यहीं रहेंगे, अपने घर पर रहेंगे, ठीक है ना, और तुम जबरदस्ती उसके पीछे पड़ो, नहीं चल नहीं चल मैं तुझे गोद लूंगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गोद लिया जाने वाला बच्चा अनाथ होना चाहिए, परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ होना जाना चाहिए, और आत्मसमर्पित होना चाहिए। बच्चे का भी मन होना चाहिए कि हाँ कोई हमें गोद ले, तो ही आप ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़िए। दत्तक पुत्र ग्रहण एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद अनुभव हो सकता है जो एक परिवार शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास में बालक बालिका नहीं है, उनके लिए ये जो है फायदेमंद हो सकता है। अब देखो, भारत में बच्चों को गोद लेने की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला है पात्रता। पात्रता क्या होनी चाहिए, देखिए, बच्चा गोद लेने वाले अभिभावक को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय तौर पर सक्षम होना चाहिए। इसी तरह के ऑप्शंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, या फिर स्टेबल होना चाहिए, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वित्तीय रूप से। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप आराम से, अगर मान लीजिए 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं तो बड़ी आसानी के साथ में आप 11 प्रश्न या फिर 10 प्रश्न आसानी से सॉल्व करके आ पाएंगे। चलिए, उन्हें ऐसी कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो उनकी जान पर खतरा बने। वही एड्स नहीं होना चाहिए या फिर कुछ ऐसी बीमारी, कैंसर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला एक कंडीशन होती है। उसके बाद में उन्हें किसी भी तरह के अपराध के लिए सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं पता चला कि कोई व्यक्ति मर्डर कर रखा है और बच्चे गोद लेने पहुंच गया, नहीं, ये नहीं चलेगा, कोई सजा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ना ही उन पर बाल अधिकारों के हनन का कोई आरोप होना चाहिए कि पता चला किसी को, बच्चे को तुमने पिटाई विटाई कर रखी है और तुम अपना बच्चा गोद लेने पहुंच गए, तो ये भी नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो या ना हो, बच्चा गोद ले सकता है, ठीक है ना। अगर शादी हुई है तब भी, नहीं हुई है तब भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। 21 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए अभिभावक की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर बच्चा 21 साल से कम उम्र एज का है, 18 साल का है, 20 साल का है, तो जो अभिभावक है, जो माता पिता है, उसकी एज मिनिमम 25 साल अवश्य होनी चाहिए। ये एज से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अभी प्रश्न भी करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। विवाहित जोड़ों के लिए क्या नियम है, तो शादीशुदा जोड़ों के लिए जरूरी है कि उनकी शादी के कम से कम 2 साल हो चुके हों। ये भी आपका पूछा गया है कि 2 साल कम से कम उनकी शादी के हो जाने चाहिए। गोद लेने वाले माता पिता की संयुक्त स्थिर आर्थिक स्थिति बनी होनी चाहिए, यानी कि पैसा वैसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है तुम्हारे पास में, मतलब मंथली कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए कि तुम उस बच्चे का भरण पोषण कर सको। चलिए, एकल अभिभावक यानी कि जो सिंगल पेरेंट है उनके लिए क्या है, तो एक अकेली महिला, लड़का या लड़की गोद ले सकती है। एकल अभिभावक आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, यानी उसके पास भी पैसा होना चाहिए और मानसिक रूप से भी ठीक ठाक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उम्र संबंधी क्या शर्तें हैं, ये देखो अलग अलग पूछ रहे हैं, उम्र का अलग पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अलग पूछ रहे हैं, ठीक है ना, एज का अलग पूछ रहे हैं, तो ये सब भी आपके पास में याद रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा देख करके जाना है। अगर बच्चा 2 से 4 साल के बीच उम्र का है तो गोद लेने वाले अभिभावक की जो एज है वो कंपोजिट एज का अर्थ है कि दोनों का योग 90 साल होना चाहिए,
ठीक है। अगर 4 साल से कम का बच्चा है, देखो क्या कह रहे हैं, अगर बच्चा 2 से 4 साल के बीच की उम्र का है तो जो अभिभावक है उसकी एज का कंपोजिट एज का अर्थ है कि उन दोनों की एज का योग, यानी कि दोनों की एज जोड़ो तो 90 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 90 साल होनी चाहिए। अगर सिंगल पेरेंट है तो अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। मतलब कि 45, दोनों को मिला करके 90 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर एक पेरेंट है तो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पता चला ये बूढ़े हो चुके हैं भैया, खुद 55 साल के हो गए, बच्चा गोद ले रहे हैं, उसको कैसे संभालोगे, है ना। तो 90 साल से ज़्यादा नहीं और 45 साल एक सिंगल पेरेंट के लिए होता है। 90 साल से दोनों की कंपोजिट एज, यानी कि दोनों की आयु का योग 90 साल से ज़्यादा हो रहा है तो उनको बच्चा गोद नहीं लेने दिया जाएगा। आगे बढ़िए। अगर बच्चा 4 से 8 साल के बीच का है तो गोद लेने वाले पति पत्नी की कंपोजिट एज, यानी कुल उम्र अधिकतम 100 साल होनी चाहिए, यानी 100 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 साल से ज़्यादा एज होगी अगर बच्चा 4 से 8 साल का है तो बच्चा गोद नहीं लेने दिया जाएगा। 100 साल से कम उम्र जो है होनी चाहिए। कंपोजिट का अर्थ है दोनों की एज का योग, ठीक है। आगे बढ़िए। जैसे 45-45 हो जाओ, एक 40 है दूसरा 60 है तो भी चलेगा काम, ठीक है। देखो अन्य शर्तें क्या हैं, तो गोद लेने वाले अभिभावकों को बच्चे की देखभाल करने, उसकी परवरिश करने के लिए तैयार होना चाहिए। वही कि पति पत्नी दोनों को तैयार होना चाहिए, एक का नहीं, दोनों का तैयार होना कंपलसरी है। गोद लिए जाने वाले बच्चे को अनाथ, परित्यक्त या फिर आत्मसमर्पित होना चाहिए। अभी बता क्या है, ये शर्तें गोद लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनका उद्देश्य बच्चे के सर्वोत्तम हित की रक्षा करना है, ठीक है। भारत में गोद लेने की कुछ शर्तें हैं। देखिए, बच्चा गोद लेने वाले अभिभावक को शारीरिक, मानसिक, ठीक है ना, और ये उनको कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि दोबारा हो गया है, ठीक है ना, दोबारा टाइप हो गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लेते हैं अपन नीचे चलते हैं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो पहचान, अब दस्तावेज़ देख लो, दस्तावेज़ भी आपसे पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होने चाहिए। अभी परसों ये प्रश्न आया था डॉक्यूमेंट वाला, तो चलिए देख लेते हैं डॉक्यूमेंट। सबसे पहले पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट। ये चारों में से कोई भी 2 चीज़ें आपके पास में होंगी तो आप बच्चा गोद ले सकते हैं, ठीक है। आप पासपोर्ट तो हर कोई नहीं रखता है, ड्राइविंग लाइसेंस हर कोई नहीं रखता है, लेकिन वोटर आईडी और आधार कार्ड तो कोई ना कोई रखता ही होगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई एक भी होगा तब भी काम चल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र में आपका बिजली का बिल चलेगा, टेलीफोन बिल भी चल सकता है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपकी इनकम कितनी है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए वेतन पर्ची, ठीक है, आयकर रिटर्न, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं तो उसका रिटर्न होना चाहिए। सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए आय प्रमाण पत्र भी काम चला सकेगा। वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम कहीं शादी करे आओ, पता चला आर्य समाज में करे आए हो और बच्चा गोद लेने आए, वो नहीं मिलेगा भैया, ठीक है। अब कुछ कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक होता है कि नहीं मिलता है। अगर कोई बहुत सारी कंडीशन है, उसके बारे में क्या ही बात करना। सीधे देखिए, वैवाहिक स्थिति प्रमाण, विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास में विवाह प्रमाण पत्र है तो ही आपको बच्चा गोद लेने दिया जाएगा, विवाहित जोड़ों के लिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, गोद लेने वाले माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। फोटो की बात करें, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और परिवार के साथ में भी फोटो होना चाहिए, ठीक है। और अन्य दस्तावेज की बात करते हैं तो माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, दत्तक ग्रहण विलेख होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स वकील आपको प्रोवाइड करवाता है, जो लोग भी बच्चा लेते हैं। अब देखो, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि दत्तक ग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक वकील से आपको बात कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो पहला प्रश्न, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 1950, 1956, 1960, 1965। सही आंसर हो जाएगा आपका 1956, जो कि अभी हम ऊपर आपको बता करके आए हैं। अगला देखिए, दत्तक ग्रहण के लिए गोद लेने वाले माता पिता की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। 18, 21, 25, 30। सही आंसर 25 वर्ष। अभी आपको बताया था ना, 25 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर जो बालक है वो 20-21 साल से कम का है तो 25 साल एज जो है पेरेंट्स की होनी चाहिए। आगे बढ़िए। दत्तक ग्रहण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, चिकित्सा या फिर सभी। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यही प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना, ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे पास में भेजे हैं कि सर दत्तक पुत्र से इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। एकल महिला को लड़का गोद लेने के लिए अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए। अगर सिंगल पेरेंट है 45, 50, 55, 60। सही आंसर आप खुद बताइए, आप पहले टाइप कर दो, अब तुम ही टाइप कर दो, अभी तो पढ़ा के आए हैं। अगर एकल महिला है तो कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम। कर दिया टाइप। सही आंसर 45 वर्ष, ठीक है।
आगे देखिए, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य निकाय कौन सा है, कि कौन सा ऐसा निकाय है जो इसको कंट्रोल करता है अगर कोई बालक या बालिका को दत्तक मतलब गोद लेना चाहता है। बाल कल्याण समिति, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण जिसे हम कारा कहते हैं, ठीक है, या फिर राज्य ग्रहण दत्तक ग्रहण एजेंसी, या फिर जिला न्यायालय। सही आंसर है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकार जिसे हम कारा कहते हैं। ये सेंट्रल लेवल का एक जो है बॉडी होती है। आगे बढ़िए, क्या कोई विवाहित बच्चा गोद ले सकता है, मतलब क्या कोई विवाहित जोड़ा बच्चा गोद ले सकता है? देखिए, अब इसमें कुछ कंडीशन रहेगी। देखो, हाँ, यदि उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो गए हों। नहीं, केवल एक ही व्यक्ति गोद ले सकता है। केवल वही व्यक्ति विवाहित जोड़ा गोद ले सकता है जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर खा आएगा, कोई भी विवाहित जोड़ा गोद ले सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि गोद तो ले सकता है विवाहित जोड़ा, लेकिन कंडीशन क्या है, उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो गए हों। 2 साल से पहले विवाहित जोड़ा गोद नहीं ले सकता है बच्चे को। अगला देखिए, दत्तक ग्रहण के बाद गोद लिए गए बच्चे को क्या अधिकार मिलते हैं? ये प्रश्न कल पूछा गया शाम वाली शिफ्ट में। देखो, तो जैविक बच्चे के समान सभी कानूनी अधिकार, केवल कुछ सीमित अधिकार लो भैया, केवल हटा दो, केवल संपत्ति हटा दो, कोई कानूनी अधिकार नहीं, ये भी हट जाएगा। सारे अधिकार मिलेंगे और जैविक बच्चे की तरह अधिकार मिलेंगे, जैसा कि उनका स्वयं का बच्चा होता है, उसी तरह ये सारे अधिकार उस बच्चे को दिए जाएंगे जो गोद लिया गया हो। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव माइंड होकर के जाइए। और हमारा चैनल शुक्ला सर ESB SHUKLA शुक्ला सर ESB, ये चैनल आपको सर्च करके उसको फॉलो कर लेना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आज सेकंड क्लास डलने वाली है MPGK की। इससे पहले डेमो क्लास हम डाल चुके हैं, 0 लेवल से MPGK शुरू की है। आप जाकर के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी हमारा फेसबुक पेज सक्सेस जंक्शन के नाम से है, यहाँ पर हम आर्टिकल्स वगैरह डालते रहते हैं, इसको आपको फॉलो कर लेना है सर्च करके। ये अपना चैनल वाला लोगो उस पर लगा हुआ है, 1.8 के उसमें जो है फॉलोवर है। उसके बाद हमारी इंस्टाग्राम ID है सक्सेस जंक्शन 777, इसको भी आपको फॉलो कर लेना है सर्च करके। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्जाम हो तो आपसे निवेदन है, कृपया अपने प्रश्नों को इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं और अपने नोट्स तुरंत प्राप्त कर लीजिए। और इसके अलावा MP आबकारी, MP SI, MP पुलिस, MP टेट, इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में दोपहर 3 बजे, उसके बाद शाम को 9 बजे सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।